हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? ओके आज की क्लास हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नया टॉपिक डेट इज रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी स्टार्ट टुडे। एंड रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके so before we begin today's class, let us take a moment to thank God for this beautiful day, good health and opportunity to learn something new. Yes, let's begin today's class with God's grace. ठीक है, भगवान की मेहर है तो सब अच्छा है। चलो भाई शुरू करें फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके So your topic is, today's class topic is aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. हाँ जी, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना क्या लाइफ प्रोसेस चल रहा था हमारा। हाँ जी, तो लाइफ प्रोसेस चल रहा था हमारा। लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद रेस्पिरेशन। हाँ, न्यूट्रिशन का एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं, एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस थे जो मुझे लेक्चर में ही डिस्कस करने थे, बट आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा मतलब क्विक मूवमेंट्स में मेरे को कराना था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और वहाँ पे उससे रिलेट करता हुआ थोड़ा सा डिफरेंट था, वो थोड़ा सा कम रिलेट करता हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया। वरना फिर वो बीच में एकदम से अलग सा क्वेश्चन नहीं, बीच में एकदम से ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता, फिर आप सोचते, फिर आप अलग अलग कंफ्यूज होते। कन्फ्यूजन को दूर रखने के लिए मैंने उसको ऐसे किया। इसको हम बाद में देख लेंगे, चलो जो भी है। लेकिन जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है, अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डेट इज़ द रेस्पिरेशन। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि रेस्पिरेशन में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज मैं पढ़ाने वाली हूँ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या पढ़ाने वाली हूँ? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है ये इनकी इक्वेशंस और मतलब किसके अंदर ये होता है, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, किस में एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ये सब पढ़ेंगे। प्लांट्स में प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके बहुत दिनों बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। everyone all of you already know that I am your biology teacher with 5 years of teaching experience. graduated हैं, like BSc किया हुआ है मैंने, मास्टर्स इन जोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, BEd एंड MSc गोल्ड मेडलिस्ट, गेट एक्सेल 2024 क्वालिफाइड। ये लोग आप लोग जानते हैं, बट अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर भी एक बार इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेसेस में हमने कर लिया है न्यूट्रिशन ख़त्म, सबसे बड़ा टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन याद रखना कि जो आज की क्लास है एरोबिक और एनारोबिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन से कितने भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? गैप दे देंगे आपको। लाइक अब जानते हैं कि रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट गायब कर देंगे या प्रोडक्ट गायब कर देंगे। प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, कब बन रहा है, कौन सी रिएक्शन में कितना बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा इंट्रोड्यूस मैंने कर ही दिया है आपको। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अगर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में है क्या? रेस्पिरेशन अगर बात करेंगे, रेस्पिरेशन तो फर्स्ट क्लास में जब हमारा लाइफ प्रोसेसेस था, मैंने आपको बताया था कि उसमें खाना खाना है, एनर्जी चाहिए तो खाना खाना है। ठीक है, जब एनर्जी चाहिए और खाना खाना है तो आप फूड का इंटेक कर लिया था आपने, न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस में आपने फूड का इंटेक कर लिया, उसका ब्रेक डाउन कर लिया, उसको एसिमिलेट करने के लिए आपने उसको ट्रांसपोर्ट भी कर दिया। मतलब एसिमिलेशन में क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ। अब जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ जाके उसका क्या होना है, वहाँ वहाँ जाके सिंपल सा है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, क्या पहली क्लास में हम लोग देख चुके थे, मैंने आपको बताया था कि फूड
प्लस ऑक्सीजन, बहुत लेम इक्वेशन बता रही हूँ, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू एनर्जी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, बहुत बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है कि फूड और ऑक्सीजन मिलके आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है, फूड और ऑक्सीजन मिलके आपको एनर्जी देते हैं। तो रेस्पिरेशन इज essential process for life because it provides energy for carrying out all the life processes which are necessary to keep the organism alive। मतलब रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। अब एनर्जी तो सारे काम के लिए चाहिए ना, मान लो मैं बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे भी मुझे एनर्जी चाहिए, मैं प्रेजेंटेशन को रेडी करती हूँ, वहाँ पे भी मुझे एनर्जी चाहिए। अब कभी आपका टेस्ट वगैरह होगा, टेस्ट वगैरह लेने के लिए आप लोग जब टेस्ट देंगे तब भी आपको एनर्जी चाहिए, आप बैठे हुए हो इसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, आप खाना खाएंगे उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी गेन करने के लिए नहीं चाहिए, मतलब खाना खाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, आप कोई भी काम करते हैं, ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। गाड़ी को चलाने के लिए जैसे फ्यूल चाहिए वैसे ही आपको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो द डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी इज एसिमिलेटेड टू मेनली परफॉर्म द फॉलोइंग टू प्रोसेसेस। मैंने बताया अभी लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एसिमिलेशन, जब एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन करना है फूड का, तो फूड को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यूज एज फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। आप फ्यूल को एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस क्या हो सके, फुलफिल हो सके। नेक्स्ट, यूज इज अ मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है। कल भी एसिमिलेशन वाली क्लास में जब एसिमिलेशन पढ़ाया था, बताया था कि उसमें ग्रोथ और रिपेयर और एनर्जी के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ फूड की, तो फूड जब उसका क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एसिमिलेशन उसका एसिमिलेशन होगा, और एसिमिलेशन दो पर्पज़ के लिए, एक एनर्जी प्लस ग्रोथ प्लस रिपेयर, एनर्जी प्लस ग्रोथ प्लस रिपेयर, यहाँ पे क्लियर है। चलो, तो जो फ्यूल है, द फूड इज द फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल्स, क्योंकि देखो आपका खाना ही फ्यूल की तरह एक्ट करेगा तभी तो एनर्जी बनेगी। अभी हमने क्या देखा, फूड एनर्जी देता है, तो फूड एनर्जी देता है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, फूड हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, फूड हमारे बॉडी के रिपेरेशन में हेल्प करता है, तो फूड एक तरीके से फ्यूल हो गया पूरा के पूरा, ठीक है। फूड क्या है, फूड इज द फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल्स। नेक्स्ट, this oxygen reacts with food molecules like glucose present in the body cells and burns them slowly to release energy। अब यही ऑक्सीजन क्या करती है, फूड के साथ रिएक्ट करती है और ग्लूकोज बनाती है हमारी बॉडी में, एंड बर्न्स दैम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। इसको धीरे 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 पूरा तोड़ेंगे, बर्न करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एनर्जी आपको पता है किस फॉर्म में बनती है, एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बनती है, एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मीन्स, बार बार ये तो चेंज करना पड़ता है, एनर्जी आपको मिलती है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Is this clear to you or not? Tell me बेटा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आज कुछ ज़्यादा बड़ा इमेज हो गया है मेरा, छोटा कर देते हैं इसको। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, अब जो बेसिक डेफिनेशन है आपको याद रखनी है रेस्पिरेशन की, इम्पॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। द प्रोसेसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय ऑक्सीडाइजिंग द फूड, oxidizing the food or the complex organic food material is called respiration, ठीक है। यही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। शुरू में याद करो मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि ऑक्सीजन और फूड का मिलना, ऑक्सीडेशन ऑफ
food is respiration. So the process of producing energy in living organisms by oxidizing the complex organic food material या food बोलो is called respiration. इतना बात क्लियर है कि नहीं? When the inhaled air burns the food in the cells of the body to release energy, the carbon dioxide and water are produced as byproducts. तो respiration के byproduct कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो मैंने आपको क्या बताया, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो मेन होता है, एंड प्रोडक्ट होता है वो मेन होता है, और जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा रिलीज होते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोडक्ट क्या था, ग्लूकोज का बनना। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी का बनना। तो बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कौन से होंगे, बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि फ्री में जो साथ में निकल रहे हैं, डेट आर बाय प्रोडक्ट्स, दोज आर बाय प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट एज इट्स एक्यूमुलेशन इन द बॉडी इज हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो हमारे लिए हार्मफुल ही है ना, ये तो हमारे लिए हार्मफुल ही है कि नहीं? तो लुक एट दिस डायग्राम, O2 you are taking in, wait, yes, O2 you are taking in and CO2 is going outside, CO2 is going outside, right? तो यही है रेस्पिरेशन पूरा का पूरा। अब चलो एक सेकेंड, उप्स, हाँ जी, इधर देखो अब आप लोग, है ना? अब थोड़ा सा मैम अपने तरीके से बताएंगी। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि रेस्पिरेशन क्या है। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब सिंपल सी बात है कि फूड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है? फूड प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग यू एनर्जी, ठीक है? एनर्जी हो रहा है। ये जो फूड है, फूड का जब एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन दो तरह से होता है, यानी कि इसका यूटिलाइजेशन दो तरह से होगा, ठीक है? या तो एनर्जी के फॉर्म में और या फिर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है? ग्रोथ एंड रिपेयर। अब एक और चीज़ में मुझे आपको बतानी है कि रेस्पिरेशन, एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, क्या पॉइंट बताना था? हाँ, इसके जब हम इसका अगर ये पूरा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल के अंदर ही होता है, इसीलिए इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है? अब ब्रीदिंग, आप लोगों ने बचपन से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन आप लोगों को लगते थे सेम, बट ये दोनों सेम नहीं है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों सेम नहीं है, ये दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस हैं, दोनों ही क्या है, डिफरेंट प्रोसेस हैं। अगर ब्रीदिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से रिमूव करके डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, इसका एक डिफरेंशिएशन वाला चार्ट जो है वो मैं लेकर आऊँगी, वो आई थिंक मैंने ऐड नहीं किया है, वो लास्ट में बाद में ऐड करूँगी, ठीक है? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन, क्योंकि जब हम ह्यूमंस वाला पढ़ेंगे ना तब उसमें ये और आएगा। अभी मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत रहती है, इसीलिए। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इन मतलब एंटर करना, इन मतलब एंटर, इन मतलब एंटर, इन मतलब एंटर, एंटर कौन करेगा? O2, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक्स मीन्स एग्जिट, एग्जिट मीन्स बाहर, बाहर कौन जाएगा? CO2, ठीक है? रेस्पिरेशन सिंपली फिर से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्योंकि देखो ब्रीदिंग में टेकिंग इन, टेकिंग रिलीजिंग आउट, टेकिंग इन एंड रिलीजिंग आउट, तो मतलब क्या है, ये सिंपल। अब अगर आप देखोगे तो एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो इट इज अ बायोफिजिकल एक्टिविटी। और अगर यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन।
इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस। सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, कुछ एनर्जी निकल रही है? नहीं निकल रही ना, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। बस यहाँ पे एनर्जी इज प्रोड्यूस। ये अभी बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये भी बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको भी बेसिक याद रखने हैं, फिर इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये सब पढ़ा है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। बताइए ज़रा, क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड, चलो पता है अभी तुम लोग कमेंट कर देना, बता देना, ऐसी भी बात मत किया करो, चलो ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तब तक कैसे काम चलेगा भाई। सो ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनटू द सेल्स आ जाओ, एयर अंदर आ जाओ, ठीक है। फिर यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, मतलब ऑक्सीजन अंदर ले ली, फूड प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कराना है। ब्रीदिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो 3 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ फूड to release energy and releasing the waste products, that is carbon dioxide and water from the body. Next is यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, इसका इक्वेशन देख रहे थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, क्या बोला था मैंने अभी अभी, मैम ने क्या बोला है, फूड, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। तो बेसिक चीज़ हमने जो अभी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि फूड होगा, और यहाँ पे फूड क्या है आपका, ग्लूकोज है। फूड क्या है आपका, ग्लूकोज है। फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये बेसिक चीज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूरा आज यहीं पे याद हो जाएगा आपको, बस ध्यान से सुनते रहना, लिखते जाना, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो एक स्लाइड और ले लेते हैं, कमी थोड़ी है स्लाइड्स की। क्या पढ़ा हमने भी, ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फूड, ग्लूकोज ही फूड है, फूड ही ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, राइट। ये हो गया वर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये आपने वर्ड्स में लिख दिया। अगर बात आ रही है केमिकल इक्वेशन की तो C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस energy, but energy in the form of ATP, and how many ATPs will produce, 38 ATP। कितना, 38। पहले ये 36 था, अब ये 38 हो गया है नए स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर है या नहीं? अब सिंपल, ये आप लोगों को क्लियर है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है, मुझे क्या लग रहा है, कुछ तो मिसिंग है। तो मिसिंग क्या है आपका, बैलेंस नहीं है ये, तो 6 6 6, हाउ विल यू बैलेंस? आप लोग केमिस्ट्री में तो पढ़ेंगे ही, बट फिर भी बैलेंस करना हुआ करें। यहाँ पे देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, 6 12 6, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, अभी देखो अगर मैं इनको बैलेंस ना करूँ, जब मैं इनको ये 6 वगैरह ना लिखूँ तब क्या होगा। यहाँ पे कितने थे ऑक्सीजन, 2 थे ना। अब यहाँ पे कार्बन कितना था, 1, ऑक्सीजन 2, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2, और ऑक्सीजन 1। अगर इन टोटल देख रहे थे तो कार्बन तो एक ही था, यहाँ पे 6 था, तो पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन को बैलेंस करा तो हमने 6 लगा दिया, कितना लगा दिया, 6 लगा दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन देखने से पहले, क्योंकि ऑक्सीजन 2 जगह है तो उसको छोड़ो, पहले हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 12 थे, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, 6 लगा दिया, ठीक है। अब ये 6 लग गए, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, 2 6 12 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, तो टोटल ऑक्सीजन विल बी 18। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 6,
और 18, 6 और 18 मतलब कुछ फर्क है, तो 6 3 जा 18, यहाँ पे 6 3 जा 18 होता है, मतलब ये 2 है। एक सेकेंड, लेकिन हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो नहीं मिल पाएगा ना, हमें तो ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके नहीं मिल पाएगा, मल्टीप्लाई करके मिलना होता तो कैसे होता, मतलब यहाँ पे हमें +12 करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 में क्या कर दूँ, 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है? ऐसे बैलेंस करते हैं। बाकी आप याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप 10th क्लास में हो तो बैलेंस करना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए आता है। सो हियर इज द इक्वेशन, हियर इज द इक्वेशन, ओके। ये देखो, ग्लूकोज फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स यू 6CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। आई होप कि ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। सिंस द रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स इनसाइड ईच सेल ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। पर्पल कोई पर्पल कर देगा तो बेकार लगेगा ना, cellular respiration. This term is also very very important, cellular respiration. Sometimes they ask in a single mark, 1 mark question they ask what, cellular respiration. तो respiration जब सेल में हो रहा हो तो उसका क्या बोलते हैं, cellular respiration. Next is रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही क्या है, अपोजिट हैं। इसके लिए मैं एक कंपेंसेशन पॉइंट वाला वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पे कंपेंसेशन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो इतना बड़ा टॉपिक ये इसमें नहीं है 10th क्लास में, 11th क्लास में ज़रूरी है ये टॉपिक, बट आप लोगों को अगर पता चल जाएगा, एक नई चीज़ पता चलेगी तो और मज़ा आएगा। ठीक है, चलो। रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का सिंपल सा मतलब ये है, रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 का अपटेक होता है और O2 का रिलीज होता है। यहाँ पे CO2 रिलीज होता है और O2 अपटेक, बस ये है फर्क, यही फर्क है इन दोनों में बस। ठीक है, यही डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट, so photosynthesis makes food like glucose by using carbon dioxide, water and sunlight and release oxygen, whereas respiration breaks down food like glucose by using energy and release CO2, water and energy. easy, ये अभी हमने सिर्फ रेस्पिरेशन देखा है, अभी हमें देखना है एरोबिक, एनारोबिक। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो होता क्या है, रेस्पिरेशन जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन मिलता है तो वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, ऑक्सीजन का अपटेक ही नहीं कर पाते, तो उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या होता है, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके बेसिस पर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो देखो ऑलरेडी आप थोड़ा, अगर जैसे अगर आपको नहीं भी पता होता, देखो अभी तक मैंने सच बताऊं तो मैंने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं थी, एरो, एयर, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं। एरो, एरो वर्ड आ रहा है मतलब एयर, खत्म, एयर मतलब O2, खत्म, यही तो बात है कि नहीं है। तो द वर्ड एरो मीन्स एयर, एरो मीन्स एयर, hence a respiration which uses oxygen air is called aerobic respiration. This is also very very important definition. मैं important definitions आज बताती जाऊंगी, ठीक है। या फिर आप aerobic respiration को और क्या बोल सकते हो, the process of producing cellular energy involving oxygen. सिंपल सी बात है, when an organism produces energy with the help of oxygen is known as aerobic respiration. ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को यूज करता है। और द एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलुलर एनर्जी इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन। इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज यानी कि जो फूड होता है हमारा वो पूरी तरह से टूट जाता है CO2 में, वाटर में, और क्या बना लेता है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है जिसको बोलते हैं 38 ATP। 38 ATP एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड।
अब जो कन्वर्जन है ग्लूकोज का CO2 में, है ना, ग्लूकोज का CO2 या फिर आप बोल लो किस में, एनर्जी में या वाटर में, ठीक है, ये 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। कितने स्टेप्स फॉलो करता है? 3 स्टेप्स। लेकिन ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें देखनी है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओनली नेम्स इफ़ यू वांट टू लर्न, ठीक है। नहीं और भी कुछ नहीं याद हो रहा तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो देखो पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। यही एक ऐसा प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है। क्रैब साइकिल ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर सिंपली मैं आपको बोलना चाहूँ तो आप सिंपल इतना याद रख सकते हो कि पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा और दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में। आप इतना याद रख सकते हो क्योंकि अभी इस टाइम पे आप ज़्यादा मतलब अभी इतना ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे, तो धीरे धीरे याद किया करो। पहले जो बेसिक चीज़ें मैम इंपॉर्टेंट बता रही हैं वो याद करो, फिर अगर लगता है कि हाँ कि मैं और याद कर सकता हूँ तो बिल्कुल गो फॉर इट, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, सिंपल ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन एंड ग्लाइको वर्ड इज फॉर, याद समझो किसके लिए होगा? ग्लूकोज के लिए होगा, है ना इजी। ये कहाँ टूट रहा है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया आपको? ग्लूकोज, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये मोल क्या लिख दिया मैंने? चलो पूरा लिख देती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को तोड़ोगे तो ऑब्वियसली कि वो बड़े से पहले छोटे में ही कन्वर्ट होगा ना, तो ये बनेगा पाइरूवेट। क्या बनेगा? पाइरूवेट। पाइरूवेट बोलो या पाइरूविक एसिड बोलो। लेकिन याद रखना जब भी इक्वेशंस बनती हैं तो वो बैलेंस रहती हैं हमेशा। ये क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इन माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होगी। एक सेकेंड, मैं कहाँ हूँ? कर्सर, अब ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होगी तो ये क्या बनाएगा? CO2, वाटर एंड ATP। खत्म, बस इतना आपको याद रखना है। अगर और ज़्यादा याद करना है तो दिस इज ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे क्रैब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। चलो इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो इस इक्वेशन को फिर से देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस। अगर इक्वेशंस याद है तो सब कुछ आता है आपको। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस से टूटेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, पाइरूविक एसिड और पाइरूवेट बनाएंगे, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके CO2, वाटर और 38 ATP बनेगा, 38 ATP बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो आपको याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट लग भी नहीं रहा किसी भी एंगल से ना। चलो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? तो इट हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन बोलो या माइटोकॉन्ड्रिया। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड, वाटर और इन एयर ड्रॉ आउट एनर्जी थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जितने भी एनिमल्स हैं जो पानी में रह रहे हैं, ज़मीन पर रह रहे हैं, हवा में रह रहे हैं, है ना, ये सब के सब एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या कर रहे हैं?
एनर्जी गेन कर रहे हैं क्योंकि इनको ऑक्सीजन मिल जाता है। इट अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, रैबिट, रैट, कैट, काउ, डियर, बफलो, स्नेक, लिजर्ड, अर्थवर्म, फ्रॉग, बर्ड्स, प्लांट्स। ठीक है, अभी मैं आपको छोटे छोटे जैसे अर्थवर्म है वो कैसे रेस्पायर करता है, यानी कि उसमें क्या ऑर्गन होता है, हम ऑर्गन्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या है। बेसिक यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, उनका पता होना चाहिए ना। चलो एनारोबिक की बात करते हैं। अगर एनारोबिक की बात करें, एन मतलब वर्ड आ जाए ना, मतलब एब्सेंट, और एयर तो आपको पता ही है, हवा, हवाई, यानी कि यहाँ पे O2 नहीं होगा। O2 नहीं होगा तो क्या होगा, O2 नहीं होगा तो भाई एब्सेंस में ही करा लो। अब एब्सेंस में कराएंगे तो जब सबको सारी चीज़ें मिलेंगी तो काम अच्छा होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा ATP बनेगी। अब जब कमी ही है, सारी अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो एनर्जी कम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कम मिलेगी ना, काम कैसा होगा, खराब होगा। जब काम खराब होगा तो एनर्जी कम मिलेगी। ठीक है, सो द वर्ड एन मीन्स एब्सेंट, एरो मीन्स एयर, hence a respiration which occurs in the absence or without oxygen, or we can say lack of oxygen or insufficiency of oxygen is called anaerobic respiration। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ ईस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं एंड ऑब्टेन लिटिल एनर्जी, डेट इज 2 ATP। बहुत कम एनर्जी मिलती है, मैंने बताया ना, जब सामान अच्छा खासा होगा तो सब बढ़िया होगा। सैलरी अच्छी मिलेगी तो काम अच्छा होगा, सैलरी कम मिलेगी तो काम बुरा होगा। क्यों, चेत लो, चेत जाता है इंसान कि सैलरी कम मिल रही है, तो ऑब्वियस है ये तो सब जगह है। जहाँ अच्छे से रखा जाएगा वहाँ अच्छे से काम मिलेगा, जहाँ वैसे रखा जाएगा वहाँ वैसे, ये मतलब ये बात तो सब जगह लागू होती है, सब जगह, कहीं पे भी देख लो। ठीक है, अब अगर घर में भी हम देख लें, घर में भी अगर कोई अर्निंग कर रहा है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू है, तो नहीं कर रहा उसको, मतलब उसकी बात को सुना जाता है वहाँ, लेकिन इतना नहीं सुन, लेकिन कहीं ना कहीं कह लो, सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो ज़्यादा बेनिफिट होंगे, कम चीज़ें मिलेंगी तो कम बेनिफिट होंगे। इसीलिए अपनी इज्जत बनाना है तो पढ़ाई करो। अभी आपका एज क्या है पढ़ने का, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता होगा उसको पेरेंट्स अल्टीमेटली प्यार तो सबको बराबर करते हैं, बट हाँ उसको थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती होगी, अगर देखा हो तो आपने, है ना। मैं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं करी, पर मैं बता रही हूँ कि डेट आपको भी एफर्ट्स लगाने चाहिए, तभी तो आप गेन करोगे, है ना। चलो, द होल प्रोसेस इज अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहाँ पे पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि साइट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, साइट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो, अभी हमने देखा था ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरुविक एसिड, पायरुवेट, यहाँ तक तो सेम था, पर ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से तो रहे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक पूरा साइकिल यूज करता है, उधर ना एक ऐसे पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा यूज करता है उसको, तब एनर्जी गेन करता है। फर्मेंटेशन, इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते थे पहले, एनारोबिक रेस्पिरेशन को। क्या बनाएगा, CO2, और यहाँ पे बनेगा दारू। दारू मीन्स इथेनॉल, दारू मीन्स इथेनॉल। तो जब ईस्ट जब सड़ाते हो, सड़ी गड़ी चीज़ों से क्या बनता है, दारू बनता है, यहाँ पे भी दारू बनेगा। तो ग्लूकोज को अगर मैं लिखूँ C6H12O6, राइट। ग्लूकोज ईस्ट से सेल के अंदर, इसको कोई ऑक्सीजन मिला नहीं, तो यहाँ पे हो गया फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन हो गया तो इथेनॉल बन गया, C2H5OH, या कैसे कह लो CH3CH2OH। ठीक है, और क्या बनेगा, CO2, और एनर्जी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इतना सारा ज्ञान दिया मैंने आपको, वो इसीलिए तो दिया कि मैं भूल ही गई थी, मैं इधर हूँ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। CO2 एंड एनर्जी, एनर्जी कैसी मिल रही है आपको, कम मिल रही है, एनर्जी आपको कैसी मिल रही है, कम मिल रही है। क्लियर है यहाँ तक, ये बताओ ज़रा। चलो सही है, नेक्स्ट। ये तो रहा ईस्ट के अंदर। अभी फर्मेंटेशन, एक सेकेंड रुको,
फर्मेंटेशन वाला एक और है, ये रहा। देखो तो फर्मेंटेशन की अगर मैं बात करती हूँ, स्लाइड को मैं ऊपर ही ले जाती हूँ, ठीक है। अगर फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्मेंटेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल और एन एसिड। सिंपल सी प्रोसेस है जहाँ पे शुगर को अल्कोहल में या फिर एसिड में कन्वर्ट करना, यही क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। यही क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। मतलब शुगर से अल्कोहल या एसिड, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगेन, fermentation with the help of yeast yields alcohol while fermentation with the help of bacteria yields lactic acid. Here is a difference. जब fermentation yeast की हेल्प से होगा तो अल्कोहल मिलेगा, जब fermentation बैक्टीरिया की हेल्प से होगा तो क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड। तो सिंपल सी बात है, अगर ईस्ट है तो इथेनॉल और वी कैन से अल्कोहल, बैक्टीरिया है तो लैक्टिक एसिड। इजी, इजी और नॉट इजी ना, वेरी इजी। चलो ग्लूकोज सेम अगेन वही C6H12O6, ठीक है। चलो यहाँ पे वही इक्वेशन है, क्या थी, पहले ग्लूकोज फिर पाइरुवेट फिर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हटाओ इसको, गलती से गलत, हीरा दिख रहा है सबको, थोड़ा मैं बीच में रख लेती हूँ खुद को। अभी बताओ क्लियर है या नहीं, हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट तसल्ली दो दिमाग को। ये क्या क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने, है ना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अरे जान से निकली जा रही है, ये क्या बता दिया है कोई बात नहीं, होता है। पर ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान से सुनोगे और लिख लिख के देखोगे तो आज की डेट में ये पूरा तुम्हारा लेक्चर खत्म, मतलब पूरा सब कुछ याद हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब, है ना। चिलैक्स हो गया तुम्हारा, चिलैक्स। नेक्स्ट, अब एरोबिक एनारोबिक पढ़ लिया, पर एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ ईस्ट में होता है? नहीं यार, पता है मैंने जब मैं भागती हूँ तो ना यार, भागती हूँ तो एकदम एनर्जी कम हो जाती है, तो फिर क्या होता है, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। पता नहीं ये दर्द कहाँ से आया, है ना। उस टाइम पे मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट, ऐसे ऐसे सांस फूलने लगती है ना। तो इसके पीछे कुछ रीज़न तो होगा, है ना। ये देखो, ऐसा कुछ पैरों में दर्द, अकड़न सी होने लगती है, इसको कहते हैं मसल क्रैम्प, एंड दिस मसल क्रैम्प इज ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। आपके मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यस, आपकी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट वो किसी कंडीशंस में ही तो होता है, हमेशा नहीं होता, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं तब होता है। चलो इधर देखो, समटाइम्स देयर इज अ सडन डिमांड फॉर एनर्जी। कभी कभी बॉडी को इतनी डिमांड हो जाती है कि इतना मतलब भौकाल मचा दिया है कि भाई, अब जैसे एलपीजी की डिमांड हो रही है ना, तो दिन सबके आते हैं, कैसा भी हो दिन सबके आते हैं। अब इंडक्शन के दिन आने वाले हैं, है ना, तो वो भी क्या करेगा, महंगाई करेगा नहीं करेगा। ऐसे इसमें है, जब सडन डिमांड हो जाती है ना, तब तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के नखरे बढ़ जाते हैं, मैं नहीं करना। तो विच एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट एबल टू प्रोवाइड, कहते मैं नहीं देने वाली, बस बात खत्म हो गया मेरी साइड से। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगी तो कौन करेगा? फिर आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मैं दूंगी अपना खून, मैं दूंगी एनर्जी, देन द मसल्स ड्रॉ एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अरे वेयर इज द कर्सर, ओके, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो द केमिकल रिएक्शन ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज टू द सेल्स, बट लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। एनर्जी तो मिल जाती है, तो अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम यूज करा रहे हैं, ठीक है, तो वो कहता है मैं दे दूंगा, लेकिन साथ में एक और चीज दूंगा, वो भी लेनी पड़ेगी, तो क्या, लैक्टिक एसिड। अब क्या करें,
एनर्जी भी चाहिए और साथ में ये भी लेना पड़ेगा कि नहीं, लेना पड़ेगा, है ना, लेना पड़ेगा ना, लैक्टिक एसिड। एनर्जी तो दूंगा पर लैक्टिक एसिड भी दूंगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये नहीं दूंगा मैं आपको, CO2 वाटर नहीं दूंगा, थोड़ा नुकसान तुम्हें भी तो होना चाहिए, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड दूंगा। अब वो अग्री हो जाता है बेचारा, क्या करे, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन भाव खा रहा है तो उनको इसमें ही एग्री होना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड लीड्स टू पेनफुल मसल क्रैम्प्स। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, बट वो एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है इसलिए नहीं दे सकते। तो लैक्टिक एसिड लीड्स टू पेनफुल मसल क्रैम्प्स, है ना, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे होते हैं ना, एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, अभी वो बहुत अच्छा फ्रेंड काम नहीं आ रहा है, वो मना कर रहा है, वो नाराज़ है, तो जैसे कोई हमारे दुश्मन होता है, वो कह रहा है उस टाइम पे कि चल चल मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, बट वो दुश्मन है तो कुछ तो नहीं, मतलब ख़राब चीज़ करेगा ना हमारे साथ, तो ऐसे ही इसके साथ होता है। लैक्टिक एसिड लीड्स टू पेनफुल मसल क्रैम्प्स, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिलेगा, मतलब गरम गरम कुछ, ठीक है। मान लो कि तुम 400 मीटर की रेस पर गए एंड अब आपको एकदम से एनर्जी चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हारी मसल्स तक पहुंच जाए जल्दी जल्दी जल्दी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट प्रोवाइड एनफ क्विक एनर्जी, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन आ जाएगा, अपना हाथ बढ़ा देगा कि हाँ चलो भाई मैं कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में ग्लूकोज होगा अपने पास, ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3, ठीक है, प्लस 2 ATP, एनर्जी भी कम देगा और लैक्टिक एसिड भी बना देगा, है ना मक्कार। सो विगरस वेट लिफ्टिंग, रनिंग, जॉगिंग, इंटेंस वर्कआउट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट एंड क्विक एनर्जी। तो जब आप जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं या बहुत सारा काम कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वहाँ होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सो विच इज ड्रॉन फ्रॉम बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? चलो, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, तो ग्लूकोज 2 ATP देगा, कोई ऑक्सीजन नहीं है, लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड बना दिया। देखो नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो पानी, ये क्या है, हाँ, नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल मसल्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन होता है, एनर्जी मिलता रहता है, लेकिन फटीग, जो थक जाती हैं, फटीग मतलब टायर्ड, लैक्टिक एसिड लो ATP, मसल्स फटीग, थक गई, यहाँ पे पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, सीवियर पेन भी हो सकता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और लैक्टिक एसिड इरिटेशन होता है, क्रैम्पिंग भी बोलते हैं और स्पैज्म भी बोलते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज न्यू टर्म स्पैज्म एंड क्रैम्पिंग, राइट। चलो अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसी चीज़ को, है ना, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले मैम अपने शब्दों में समझाएंगी, फिर मैम स्लाइड दिखाएंगी आपको, ठीक है। चलो तो बेटा देखो, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट, ये तीनों में ही सेम था, ये तीनों में ही सेम था ना, ग्लूकोज से पायरुवेट, ये पूरी की पूरी एक्टिविटी कहाँ हो रही थी, इन साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे बन रहा था आपको CO2, H2O एंड 38 ATP, और ये कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेसिक चीज़ थी बस। दूसरा ईस्ट के अंदर था ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक
रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा था, इथेनॉल C2H5OH प्लस 2 ATP प्लस और क्या बन रहा था, CO2। फिर पायरूवेट यहाँ पे इन मसल सेल, ये भी एनारोबिक C3H6O3 डेट इज लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। तो ये है आज की पूरी क्लास का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अगेन ग्लूकोज इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म के अंदर जाके पायरूवेट बनाएगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना लेंगे। लैक ऑफ ऑक्सीजन है, हाँ याद रखना कि मसल्स में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, और एब्सेंट तो बहुत कम ही बोलेंगे कि बॉडी है, बॉडी में एब्सेंस तो नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये मसल सेल्स में होता है। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी 3 कार्बन था ना, C3H6O3। नेक्स्ट यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, ठीक है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, बस हो गया खत्म। चलो नाउ थोड़ा सा डिफरेंस में भी देख लेते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक में। तो ये तो अब आपको बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहला डिफरेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है, डेट इज 38 ATP प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस हो रहा है, डेट इज 2 ATP, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 ATP दे रहा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल 2 ATP दे रहा है। ये कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया ना एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट माइटोकॉन्ड्रिया, इसका साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर। एंड प्रोडक्ट इसमें ईस्ट में इथेनॉल होता है, लैक्टिक एसिड मसल्स में और CO2 तो दोनों में होता ही है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, नहीं लैक्टिक एसिड वाले में नहीं होता। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स शो एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ ईस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया ये दिखाते हैं। मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स शो एरोबिक रेस्पिरेशन। आई सेम पॉइंट, ये पॉइंट हटा दो, सेम है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट ओके, ये दोनों पॉइंट ना रिपीट हो रहे हैं, इनको हटाओ दोनों पॉइंट्स को, एक सेकेंड। ये वाला और ये वाला हटाओ इसको। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। ये रहा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन, ये रहा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन, राइट। ओके ऑल ऑफ यू, कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को, प्लीज मुझे पता। एक सेकेंड, यहाँ पे शायद मैं बीच में आ रही हूँ, तो मैं पिछली वाली स्लाइड पे भी बीच में आ रही होंगी, राइट। तो मुझे उसको एक बार तुम लोग को दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, इधर देखो, अच्छे से देख लो, मुझे याद नहीं रहता ना इसीलिए। बाकी आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन स्लाइड्स को डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूं, ठीक है, ताकि आपको ये नोट्स मिल जाएं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बस यही है इस बूजो का टारगेट कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, ठीक है। एंड अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है, मेरा द वे ऑफ डिलीवरी ऑफ लेसन, इफ़ यू आर लाइकिंग कि मैं कैसे डिलीवर कर रही हूँ, वो भी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Buzo and stay tuned with Buzo and stay happy, keep learning. Okay everyone, take care.